स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज बात करेंगे किश्तवाड़ का, लेकिन किश्तवाड़ की बात आज इसलिए नहीं होगी कि वहां पर कोई आतंकी घटना हुई है। दरअसल आज बात इसलिए होगी कि वहां पर एक ऐसी कुदरती आफत आ पड़ी है जिसमें 38 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जी हां, वहां पर बादल फटने से किश्तवाड़ के उस इलाके में वो एक ऐसा रूट था जहां पर बचेल माता यात्रा को लेकर के बेस कैंप बनाया गया था। कई सारे टेंट लगे थे और इन टेंट्स पर अचानक वहां जब बादल फटने से जो वहां पर हालात बने हैं वो देखकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और साबिक वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, उनका यह कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि इस हादसे से बहुत बड़ी तबाही का अंदेशा जाहिर किया जा सकता है। यानी कि जो अभी अमवात की संख्या, जो तादाद आ रही है 38 लोगों की जाने जा चुकी है, लेकिन इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों की तादाद 38 से ज्यादा हो सकती है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन सबसे सवाल जो बड़ा है वो ये है कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के धरारी में जो हमने देखा था, उत्तरकाशी में किस तरह से धरारी में वहां पर जब बादल फटे थे, पहाड़ का पूरा मलबा धराली, वो जो बाजार है, जो विलेज है, उसके ऊपर आ गिरा था। उसमें कई लोगों की जानें चली गई, पूरा मलबा उस बस्ती को ढक दिया था। उसी तरह की ये जो हादसा है, ये जो बादल फटने का वाकया सामने आया है, ये है किश्तवाड़ का। और इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि ये हालात आखिर पैदा क्यों हो रहे हैं। क्या इंसानों से ऐसी गलतियां हो रही हैं तरक्की के नाम पर, जो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है नेचर का उसको बिगाड़ रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। मैं हूं विशाल। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर किश्तवाड़ हादसे का सबक क्या है। यह हादसा कुदरती तो हम कह देते हैं कि यह कुदरती है, यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या प्राकृतिक आपदा को किसी ने निमंत्रण दिया था या फिर यह आपदा यूं ही आ गई। क्योंकि अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद नेचर को पसंद नहीं है। कुछ ऐसी जगहों पर सड़कें बना देना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देना, लेकिन जब कभी मौका मिलता है प्रकृति को तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है और इस रास्ता ढूंढने के चक्कर में इंसानों का नुकसान होता है। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सूद एनवायरमेंट एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ होंगे। और सुगंधा महाजन, प्रोफेसर और साथ ही एक्स पुलिस ऑफिसर, ये हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे मुद्दों को यहां सामने लाने की कोशिश करें जिससे शायद आने वाले वक्त में ऐसी किसी बड़ी क्षति या बड़े नुकसान से बचा जा सके। सुगंधा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज 18 JKLH इस खास पेशकश में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस इतनी बड़ी क्षति पर, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है। 38 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आज ये जो हादसा किश्तवाड़ में पेश आया, हम सबके लिए जो है ये बहुत बड़ी क्षति है। मचेल यात्रा बहुत पवित्र स्थान, हम लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी है और इतने सारे लोगों का उस फ्लैश फ्लड में, क्लाउड बस्ट में एकदम से बह जाना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा नुकसान है पूरी मानवता के लिए। थोड़े दिन पहले अभी हम लोग उत्तरकाशी के जो क्लाउड बस्ट था उससे उभर नहीं पाए, तो उसके साथ साथ इस तरह का बड़ा हादसा हो जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति और दुखद है बहुत। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब ऐसे किसी हादसे का हम सामना नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे किसी हादसे पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते हैं। क्या ये हम बस यूँ मान लें कि ये कुदरती हादसा है, ये प्राकृतिक आपदा है, बस इतना कह लेने से हमारा काम बन जाता है, या फिर ये कि इसमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर दिखता है, इंसानी गलती नजर आती है, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नजर आता है, जो इस रूप में वो हमसे कई बार बदला ले लेती है। जी बिल्कुल, सच कहा आपने। कुदरत जो है, हम हमेशा कहते हैं कि कुदरत के पास सबके लिए बहुत है, लेकिन जब हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें भी क्षतिग्रस्त करती है। अगर आप इन घटनाओं को एक अच्छे तरीके से इनका आंकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आज जो कंस्ट्रक्शन है,
वो बिल्कुल जो है नदियों नालों के पास, हम ग्रीन जोन की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं कि बहुत सारी जगह जो है वो सेफ नहीं है ह्यूमन रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए, पर हमने वहां पर भी कंस्ट्रक्शन कर रही। अगर मैं मचेल यात्रा की बात करूं तो पहले 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा पूरी की जा सकती थी, शायद उसका कुछ कारण था। आज मात्र हम 5 से 10 किलोमीटर पर सिकुड़ कर रह गए, वहां तक हमने गाड़ी पहुंचाई। और वो जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, जो रास्तों को बड़ा काम करने का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने पहाड़ों को बहुत क्षतिग्रस्त किया। हमें जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं उनकी जो बनावट है उसको समझने की जरूरत है कि ये वो जगहें हैं जो तपोभूमि, तपोस्थली हैं, जो लोग की ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए शायद नहीं थी। तो आज हम लोगों ने वहां पे इतना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े होटल्स, अपनी सुख सुविधाओं के लिए चीजें बनाना शुरू कर दी हैं, जिस वजह से कि लगातार ये हादसे साल दर साल जो है हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम और चर्चा करेंगे, आपसे कुछ और सवाल करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, अनिल सूद, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है। अनिल सूद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहूंगा कि पहले आप अपनी पहली प्रतिक्रिया दें, पहला रद्द-ए-अमल आप जाहिर करें इस वाक़े पर जिसमें 38 लोगों की जानें चली गई हैं और अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसमें अमवात और ज्यादा भी हो सकती हैं। बहुत दुखद दुर्घटना है, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दोबारा प्रकृति ने दिया है धराली के बाद कि आप सुधर जाओ। लाइफ और एनवायरनमेंट में मैं बार बार यही रिपीट करता हूं, रीटेक कभी नहीं होता। एक बार जो हो गया उसको दोबारा आप अंडू नहीं कर सकते। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता मिस महाजन ने कहा है, जी हमने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया है। ये सारे बिना सोचे समझे कि ये सारे माउंटेन जो हैं, ये यंग माउंटेन है, ये रबल के माउंटेन है और ये इतना बोझ नहीं सह सकते। सरकारों ने 4 लेनिंग के चक्कर में यहाँ मैक्सिमम एक्सप्लोसिव यूज किए हैं, मैक्सिमम पेड़ काट दिए हैं। जब एक पेड़ कटता है तो वो अपने साथ पूरी बायोडाइवर्सिटी को तो ले जाता है, वो साथ में सॉइल को भी ले जाता है। ये जो क्लाइमेट चेंज जो 2020 से शोर मच रहा था, वो एक्चुअल हमारे सामने है आज। अनिल साहब, देखिए मेरा एक सवाल यहां पर यह भी होगा कि देखिए हम जो एक टेरेन है पूरा, चाहे वो उत्तराखंड का हो, उत्तरकाशी का, या फिर जम्मू कश्मीर के इन खासों से इन एरियाज का हो, इससे ऐसा नहीं है कि हम वाकिफ नहीं हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग महकमे हैं, हमारे पास इसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, इसके लिए हमारे पास अफसरान हैं, उसके लिए बाकायदा फंड जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब मौसम करवट ले रहा है लगातार, अभी हमने देखा था अभी हाल में ही जो अमरनाथ यात्रा थी, उस यात्रा को भी बीच में रोका गया था मौसम की वजह कर। क्या आपको लगता है कि मौसमी इनपुट्स के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ अनदेखी हुई है, या फिर क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? मैं इस पर फोकस करना चाहता हूं। जनाब, ऐसे है कि जो मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा था, ये हमारे सामने आज की डेट में एक रियलिटी वो क्या है। एक तो लॉन्ग टर्म, एक तो प्लानिंग है, एक्शन है, प्रिकॉशंस है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। मैं इसी पे आ रहा हूं। शॉर्ट टर्म जो है, हमारा विजन तो है ही नहीं एज अ नेशन। हमारे सरकारी विभाग दाएं हाथ को ये नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है। और हमारा जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली आईएमडी का, वो इतना इक्विप्ड नहीं है। रादर वर्ल्ड वाइड में ये कहूंगा, आईएमडी तो उसमें उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है कि जो क्लाउड ब्रस्ट को असेस कर सके, क्लाउड ब्रस्ट का इंपैक्ट असेस कर सके, क्लाउड ब्रस्ट की इंटेंसिटी असेस कर सके, ये इनके बस का नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो तापमान बढ़ने के कारण वातावरण में नमी पैदा हुई है, वो बढ़ गई है। और ये जब नमी मॉनसून में नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है, तो ये मॉनसून की हवाओं के साथ मिंगल हो जाती है। अब पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में टेम्परेचर बड़ी जल्दी बढ़ता और कम होता है। पहाड़ों से गर्म हवाएं जब टकरा के ऊपर को जाती हैं और बादल में जो नमी आती है, बादल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम होती है। अब ये ना तो आईएमडी असेस कर पाएगा कि इन बादलों में
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, और कोई भी साइंस हमारे पास नहीं है। तो होता क्या है, जब वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी खत्म होती है, एक जगह पे खूब सारी बारिश हो जाती है जी। उस खूब सारी बारिश को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट या हाईवे रेन। ठीक है। तो इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम मुश्किल है, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कितना मुश्किल है, ये कितना मुश्किल है कि इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि कहीं 10, कहीं 20, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100। अभी धराली में हमने देखा इतनी बड़ी वहां पर हलाकत हुई, जाने चली गई। फिर हमने देखा अभी यहाँ पे 38 लोगों की तो अभी डेटा सामने आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है, खुद फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही का अंदेशा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मुख्तार, पहले तो आप इस पर जो भी आप कहना चाहेंगे, आपका रद्देमल जो होगा इस वाक़े पर, इस हादसे पर, ये प्लस मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या ये बहुत नामुमकिन है ऐसे किसी खतरे को पहले से महसूस कर लेना? साइंस इतना तरक्की कर चुका है, डिवाइसेस हैं कई तरह की, क्या ये नामुमकिन है कि इसको महसूस किया जा सके और कुछ ऐसी प्लानिंग की जा सके, कुछ ऐसे अलर्ट जो है हम अपना सके ताकि इतनी बड़ी नुकसान ना हो? डॉक्टर मुख्तार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप प्लीज अनम्यूट कर लें खुद को। जी हेलो, जी बोलिए। जी बिल्कुल, इसका पूरा जो एक्टिविटी है इसका ऑलरेडी हमने फोरकास्ट किया था सिंस 11th of अगस्त, और 13, 14th of अगस्त, 15th खासकर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून तक जो है मौसम खराब रहेगा, और बिल्कुल वेल इन टाइम हमने एडवाइजरी वगैरह फोरकास्ट जो है इशू किया था थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू डिवीजन के लिए। और उसके साथ साथ केप अलर्ट जो बल्क एसएमएस जाता है थ्रू डिफरेंट जो लोग हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली जहां जहां पे हमने दिया था, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी। तो इसमें हमने फ्लैश फ्लड्स, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया था, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स का, क्लाउड बस्ट इंसिडेंट्स का। तो ये ऑलरेडी हमने 24 घंटा पहले ही हमने इन्फॉर्म किया था वेल इन टाइम। लेकिन ये बात सही है बिल्कुल कि आपको किसी एरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक एक माइक्रो स्केल के अंदर क्लाउड बस्ट होगा, कहाँ पे एग्जैक्टली होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन लार्जर पिक्चर ये है कि एक लार्जर एरिया में ब्रॉड टर्म्स में हम कह सकते हैं कि क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स जब भी ऐसे मानसून एक्टिव रहता है तो हमेशा देखा जाता है। जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप ये कह रहे हैं कि जब भी इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं तो ऐसी कोई ना कोई घटना, ऐसा कोई ना कोई वाकया देखा जाता है, महसूस किया जाता है, तो ये जो एरिया था जहां पर, जिस रूट पर ये टेंट लगे थे, मशल माता यात्रा, तीर्थ यात्रा रूट पर जो वहां पर टेंट लगे थे, काफी बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे, क्या इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ये भी वो इलाका है जो ऐसी किसी आफत के जद में आ सकता है? बिल्कुल, अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा बिल्कुल सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। इसमें भी हम एवरी 3 आवर्स वेदर फोरकास्ट, वेदर अपडेट्स वगैरह देते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभी ये कौसरनाग यात्रा अभी कंक्लूड हुआ जी, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हायर रीच ऑफ शुपियन, कुलगाम के आसपास ये यात्रा चलती है। तो यहाँ पे भी हमने 3-4 दिन का फोरकास्ट हमने इशू किया। सिमिलरली इस यात्रा के लिए भी हम फोरकास्ट इशू कर रहे थे 24 आवर्स का। तो फोरकास्ट हमने इशू किया था, इसमें कोई ऐसे ये नहीं है कि फोरकास्ट इशू नहीं किया था। फोरकास्ट वेल इन टाइम हमने इशू किया था और ऑरेंज वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट के साथ इशू किया था, स्पेशली डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, पुंछ और राजौरी को। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसे जो करना था उसने किया, लेकिन फिर भी कई बार हम कहते हैं कि मौत है वो अपना बहाना ढूंढ लेती है आने का। फिर भी मेरा सवाल अब आपसे होगा, सुगंधा महाजन जी, क्या आपको लगता है कि कुछ जानें बचाई जा सकती थी मजीद? मतलब कि इस रूट पे या इस एरिया पे ऐसा खतरा कोई मंडरा सकता है? क्या इस बात की कोई गुंजाइश ऐसी बनती थी, या फिर ये हमें इस हालत का सामना नहीं करना था, जानी ही जानी थी? देखिए विशाल जी, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात, तो मैं कहीं ना कहीं मुबारकबाद दूंगी इन लोगों को भी जो डेली बेसिस पे हम लोगों को हमारी एडवाइजरी जो है वो जारी करते हैं, हमारी ट्रैवल को प्लान करने में हमें मदद करते हैं। अगर आप अक्सर देखेंगे कि टेक्स्ट मैसेजेस के रूप में आपके फोन पे आपको जरूर ये अलर्ट आता है कि किन किन जगहों पे कितनी बारिश होने की संभावना है।
तो जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से अब कितने सेंटीमीटर की बारिश अगर 100-150 से ज्यादा कहीं हो रही है काफी समय के लिए इन माउंटेन्स पे, तो पॉसिबिलिटी क्लाउड ब्रस्ट और रेनफॉल की और फ्लैश फ्लड की बहुत बढ़ जाती है। ये चीज हम लोग समझते हैं। लेकिन जब इस तरह की यात्रा चल रही है, कॉन्टिन्यूटी में यात्रा चल रही है, लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस कैजुअलिटी को प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जब भी कोई एडवाइजरी जारी की जाती है किसी जगह को लेकर, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग सतर्क रहें और उस एरिया से जो है नदी नालों से या इस तरह के जो एरियाज हैं उनसे दूर रहें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एडवाइजरी जो जारी की जाती है उस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो हमें निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर हम ध्यान से उस पर हम अमल करें। बहरहाल ऐसा नहीं है, मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा कि किसी की मौत हुई है, मौत बरहक है, लेकिन आइंदा कभी ऐसा ना हो। ऐसी कोई चूक अगर हो गई है तो उस पर हमारी कोशिश है कि फोकस हो थोड़ा। अनिल रसूल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब मैं आपके पास सवाल ये लेकर आ रहा हूं कि जो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म, क्या उत्तराखंड में, क्या हिमाचल प्रदेश में, क्या जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा भी तरक्की के नाम पर हो जा रहा है जो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है उसके साथ, नेचर के बैलेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ है? क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या कहीं ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं? जनाब, पहाड़ों में मैं पहाड़ से हूँ, बचपन मेरा पहाड़ में बीता, स्कूलिंग पहाड़ में हुई है। 2 लेन की सड़क पे हमने कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा था। 2 लेन की सड़क पे हमने कभी इतनी बेदर्दी से पहाड़ गिरते, इतने रेगुलरली गर्मियों में भी, सर्दियों में भी और बरसात में पहाड़ गिरते नहीं देखे जी। तो ये जो 4 धाम रोड या 4 लेन रोड वाइडनिंग जो है, हाँ। इसने कूड़े के पहाड़, इनको मैं यंग माउंटेन्स के साथ, रबल माउंटेन के साथ ये भी कहूंगा कि ये कूड़े के पहाड़ हैं जी। सबसे यंग माउंटेन रेंज है। आप उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड सारा ये ले ले, हाँ। शिवालिक रेंज, धौलाधार रेंज ले ले, तो ये सारे यंगेस्ट माउंटेन है। तो जब आप रबल के पहाड़ के ऊपर पेड़ सारे काट देंगे, सॉयल होल्डिंग कैपेसिटी खत्म कर देंगे और उसके साथ साथ आप एक्सप्लोसिव और हैवी मशीनरी यूज करके जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है वो भी खत्म कर देंगे, तो ये पहाड़ नहीं बचेंगे, इनको आप नहीं रोक सकते। अब बहुत डैमेज हो चुका है और अब ये एक ही किया जा सकता है कि आगे इस तरह से जो है अनमाइंडफुल, अनप्लैंड विकास जो हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और जैसे कि अगर आईएमडी का अलर्ट 24 घंटे में आता है तो बाकी प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, उनको रोकना चाहिए था इन सब लोगों को। तो वही मैं बात कहता हूं कि हमारे दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है, और हमारे कोहेसिव इंटेग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई अप्रोच ही नहीं है। मैंने सूद साहब, मैंने इसीलिए आपसे सवाल उठाया था शुरू में, जब मैं आपसे कह रहा था कि ठीक है कि नेचुरल कैलामिटी हम कह देते हैं, आपदा आ गई और जाने चली गई और हमने दुख का इजहार भी कर दिया, हमने चंद कतरे भी बहा दिए, लेकिन मैं आपसे सवाल यही करना चाहता था कि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, तो क्या शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई हमसे? क्योंकि देखिए अभी हमने बातचीत की, डॉक्टर मुख्तार मेट के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस बारे में वेदर फोरकास्ट पहले दे दिया था, 1 दिन 2 दिन पहले बताते कि ऐसा कुछ हो सकता है। लॉन्ग टर्म जहां तक आप बात कह रहे हैं कि ऐसे पहाड़ों पे जो बिल्कुल न्यू पहाड़ी रेंज है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो रबर के पहाड़ जैसे हैं, एक तो उनमें से पेड़ों की कटाई ज्यादा हो जाती है, जब उसको आप 4 लेन करते हैं तो मिट्टी होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है, आप खुद ये चीज बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? बिल्कुल, हमने कुल्हाड़ी ढूंढ के पैर मारा है जी। अच्छा, आप ये देखिए कि हमारे पास, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है हमारी रिक्वायरमेंट से डबल है, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डबल है, उसके बावजूद हम पहाड़ों में हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारी नासमझी, ब्यूरोक्रेटिक नेग्लेक्ट और माउंटेन एरिया की टोपोग्राफी समझे बगैर सारा ये काम हो रहा है। क्यों? हमें बिजनेस चाहिए। क्या मजाक है नेचर के साथ? आप क्यों मजाक कर रहे हो? नेचर के साथ साथ आप जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप देखिए कि अभी तक धराली में एक्चुअल हेड काउंट नहीं मिल पाया, कितने लोग पेरिश कर गए। 30 से 40 फीट मलबे में कौन बचेगा जी?
सबसे बड़ा खतरा अब एक और हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। हाँ। पहाड़ों पे जो आइस मेल्टिंग के बाद ग्लेशियर लेक्स बन गई हैं, और जहां जहां ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहां नदियों के मुहाने जो बंद हो गए, वहां पे भी लेक्स बन गई हैं जी। तो अगर इस तरह से ये बारिश चलती रही, हाँ, और एक दो लेक्स रास्ता भूल गई, तो डाउन स्ट्रीम सारा साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज जो आप जिस बात की तरफ आप आगाह कर रहे हैं, यही काम हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता रहा है। लेकिन जो आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वो पहले से महसूस किया हुआ डेटा, उसको लेकर के वार्निंग वो जारी कर देता है। उसके बाद बात आती है कि जो भी हमारे पास जो डिपार्टमेंट है जो इसको लेकर के कैरी ऑन करे। तो मुख्तार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब भी कभी आपका डिपार्टमेंट, आपका महकमा ऐसी कोई वार्निंग दे देता है, ऐसी कोई प्री अजम्पशन देता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, तो उसके बाद की कड़ी क्या है और आपने क्या महसूस किया है कि वो कितनी हरकत में आती है, वो कड़ी, वो महकमा? बिल्कुल, ये जो वेदर फोरकास्ट है, वेदर वार्निंग से, एडवाइजरी से, ये अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डीसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस J&K, ये सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जो है चला जाता है। तो बिल्कुल जो भी फोरकास्ट वगैरह, एडवाइजरी या वेदर वार्निंग्स हम इशू करते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से देखना चाहिए। ओवरऑल जो है ऐसे इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसमें और फर्दर हमें इस चीज़ को और तालमेल करने की ज़रूरत है। और उसके बगैर कमिंग टाइम में हम इसमें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, एक डॉपलर वेदर रडार हम चिनाब वैली के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, इसी तरह पुंछ राजौरी के लिए एक अलग से डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल कर रहे हैं, और साथ साथ में साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के लिए भी अलग से एक डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल कर रहे हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर। और उसके बगैर करंटली हमारे पास 3 डॉपलर वेदर रडार्स चल रहे हैं, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, बानिहाल के अंदर, और उसके बगैर ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क भी काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव किया है। तो कमिंग टाइम में इसमें भी जो है काफ़ी फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अभी अनिल सूद साहब कह रहे थे कि ऐसा कोई मैकेनिज्म, बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है कि हम ये जान सकें या मान सके कि कहां पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा सहल सिंपल अंदाज में आप बताने की कोशिश कीजिए कि क्या क्लाउड बर्स्ट जैसे खतरे को भांपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए या इससे जुड़े जो एनएक्सी डिपार्टमेंट उनके लिए वाकई मुश्किल है, या क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको इस खतरे को भांप सके? अगर वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या हमारे पास नहीं है? जी बिल्कुल, देखो, इसके लिए आज की डेट में जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, ये डॉपलर वेदर रडार है। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हर एक पहाड़ी इलाका जो है अपने आप में एक वैली है, तो ये स्कैन करना काफ़ी मुश्किल होता है एक डॉपलर रडार को फार अवे किसी एरिया से दूसरे जगह को उसको स्कैन करना। तो इसीलिए हमने चिनाब वैली के लिए एक अलग से प्रपोजल रखा है, स्पेशली डोडा किश्तवाड़ के लिए, और इसी तरह पुंछ राजौरी के लिए एक अलग से प्रपोजल है, नॉर्थ कश्मीर के लिए अलग से, साउथ कश्मीर के लिए अलग से, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ों के अंदर भी जो है हमारे छोटी छोटी वैलियां हैं, वहां पे एग्जैक्ट क्या हो रहा है, क्लाउड्स का डेवलपमेंट क्या है, किस पैटर्न का है, और क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस शिद्दत के साथ क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारा जो है हमें डॉपलर वेदर रडार से ही पता चलता है। तो अभी मेरे बैकग्राउंड में अभी रडार एक जो चल रहा है, जो श्रीनगर का रडार है, और करंटली नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर बारिशें हो रहे हैं। तो इससे बिल्कुल आप एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के किस पोर्शन के अंदर जो है आपका किस इंटेंसिटी की बारिशें जो है हो रही है। तो डॉपलर वेदर रडार्स जो है इसके लिए एक सोल्यूशन है। तो वो इन टाइम नेक्स्ट ड्यूरिंग 1 ईयर और 2 ईयर अंडर मिशन मौसम जो है हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। कर लेंगे जी, बिल्कुल। अभी साइट सिलेक्शन का काम चल रहा है। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर का हुआ है, पुंछ राजौरी के अंदर और डोडा किश्तवाड़ के अंदर भी 3-4 साइट्स हमने देखे हैं। तो जो बेस्ट सूटेबल साइट होगा उस एरिया के लिए, तो उसको चूज करके फिर हमें इंस्टॉलेशन का काम शुरू करना पड़ेगा जल्द अज जल्द। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा आता हूँ सुगंधा बहचन आपके पास, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी रही हैं, आप प्रोफेसर हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप कैसे इस कड़ी को जोड़ रही हैं? जो अनिल सूद साहब जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारी प्लानिंग में
कमियां रह जाती हैं। हम या तो बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास खूब सारा रेवेन्यू आ जाए, उसमें हम बहुत सारे खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि कुछ हमारे पास डिवाइसेस या ऐसे हाईटेक जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उनकी भी वक्त रहते अगर हम उसको इंस्टॉल कर पाते हैं पूरे रिसर्च के साथ, तो हमें और ज़्यादा ऐसे खतरात से निपटने में मदद मिलती है। आपसे जानना चाहता हूं कि कमियां कहां रह जाती हैं, क्या वजह है कि ये कड़ी जुड़ नहीं पाती आपस में? जी विशाल जी, जहां आप इतनी पॉपुलेशन के साथ पूरे दिन में डील करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो रह जाती है। बट हम लोगों को ये चीज जरूर समझनी होगी कि जब तक हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, हम जितने मर्जी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर ले, जितने मर्जी हाईटेक अलर्ट अलार्म्स लगा लें, जितने मर्जी वार्निंग सिस्टम्स को लगा लें, पर हमें ये चीज समझनी होगी कि जब तक हम कुदरत के साथ नहीं हैं, जब तक हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल हम पाएंगे। यानी कौन? ये जो मैं स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं, हम यानी कौन? हम यानी कौन? जो लोग वहां गए थे, वो जो मारे गए, वो नहीं, हाँ वो नहीं, हम सब लोग देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर चाहे प्रशासन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आम लोग हो, हमें भी सुख सुविधाएं चाहिए। प्रशासन को भी अपने आप को प्रूव करना है कि डेवलपमेंट हो रही है, और उसके नाम पर इतना ज्यादा कुदरत के साथ खिलवाड़ हो चुका है। जैसे कि अभी बात चल रही थी, पहाड़ों पर पेड़ तो का नाम ही नहीं। जो पेड़ पहाड़ों को बचाते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, वही पेड़ पहाड़ों पर नहीं है। तो इस तरह की आपदाएं तो होनी है। हम रोज प्लांटेशन ड्राइव्स कराते हैं। अनिल सूद साहब, आपने भी सिर्फ इशारा दिया, आपने भी ये बातें कही कि पहाड़ों पर पेड़ ही नहीं होंगे तो फिर वो पहाड़ कैसे? तो ये पेड़ क्यों काटे जाते हैं भाई? क्यों पेड़ों के साथ इस तरह से? जी बताएं। हमारे जनाब, हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, हाँ। हमारे यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर भी है, सब मल्टीपल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगा रहता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी आपने हाल में देखा होगा, पंडोर डैम में, कुल्लू में बारिश में कितनी लकड़ी बह के आई वहां पे, कटे हुए पेड़। जी तो वो हिमाचल का पुष्पा कौन है जिसने वो पेड़ काटे? इसी तरह J&K में आप देख लीजिए टेम्परेचर का क्या हाल है आज की डेट में। एक टाइम था कि अक्टूबर में आपको आधी बाजू से पूरी बाजू का स्वेटर पहनना पड़ता था, अब आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो है, आम आदमी पेड़ नहीं काटता है, ये सारे पेड़ सरकारी स्कीमों के हिसाब से करते हैं। यहाँ डेवलपमेंट कर दो, यहाँ ये बना दो, यहाँ वो बना दो, यहाँ टूरिज्म को डेवलप कर दो। क्या कोई ये सोचता है कि इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है? किसी ने कभी असेस करी कि इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट? एनवायरमेंटल कॉस्ट तो कॉस्ट, उसके अलावा देखिए कि जान की इसको कहते हैं कि जान की बाजी लगाकर ऐसा करना, मतलब जान की कीमत पर ऐसा करना। ये 38 लोग चले गए, क्या ये मतलब कितनी बड़ी बात है? सोचिए, 38 का मतलब है कि कितने खानदानों में अभी जो है वहां सन्नाटा पसरा होगा, वहां मातमें हो रही होंगी, क्या क्या नहीं हो रहा होगा। अगर किसी की गलती से ये हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है? और क्या इससे हम सबक लेंगे? सवाल हमारा यही था आज की डिबेट का कि क्या इससे हम कुछ सबक लेंगे? क्या सबक है इसका, इस हादसे का? सर, पिछले 5 सालों हमने कोई सबक नहीं सीखा। 2020 में पहले एल नीनो को इल्जाम देते थे, उसकी वजह से क्या कहते हैं, ये क्लाउड बरस्ट होते थे। 2020 से लेके 25 में आ गए जी, ये इंस्टांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ठीक है, पहले गर्मियों में पहाड़ नहीं दरकते थे, बिल्कुल, पहले सर्दी में पहाड़ नहीं दरकते थे, अब तो सारा साल पहाड़ दरकते हैं। बिल्कुल। तो मुख्तार साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब थोड़ा हमें डिबेट को कंक्लूड करना होगा। सबक क्या है इससे? मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर, क्या सबक है इस हादसे का? जी बिल्कुल, देखो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, स्पेशली जो क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट्स हो, हैवी रेनफॉल के हो, ये दिन ब दिन अब मतलब बढ़ते जाएंगे इन व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। और आपका जो अगर 1 डिग्री राइस इन डिग्री टेम्परेचर अगर होता है किसी भी एरिया का, तो उस एरिया के अंदर जो एयर मास है उसका 7% कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकता है उस शॉर्टर स्केल पे, बिल्कुल कम टाइम पे और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और उसके साथ साथ जो कमिंग टाइम में लोगों को भी थोड़ा सा ऐसे वेदर फोरकास्ट, वार्निंग्स, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा लोगों को ट्रिगर करना पड़ेगा, ताकि इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में, रूटीन में जो है
इनकलकुलेट करें ताकि ऐसे इवेंट्स हो, ऐसे इंसिडेंट्स हो, ये जो है बिल्कुल कम से कम हो, जिसमें कम से कम माली या जानी नुकसान हो। ठीक है, बिल्कुल कम से कम जानी या माली नुकसान हो, कम से कम हो। सुगंधा महाजन, मैं चाहता हूं कि आप बताएं क्या सबक लिया हमने, क्या सबक लेना चाहिए? नहीं, हम सबक हमारे लिए यही है कि कुदरत के साथ जितनी कम से कम छेड़छाड़ हम लोग कर सके उतनी हमें करनी चाहिए। हिमाचल में भी बहुत बार एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स बंद किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें बस कागजों में धरी की धरी रह जाती हैं और उसके बाद में वो बस सर्टिफिकेट्स बन के रह जाते हैं। अब क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं तो हम पूरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। आज एक छोटा बच्चा भी जो है वो अवेयर है कि मुझे इस तरह से प्लास्टिक को नहीं डालना है, मुझे पेड़ नहीं काटने हैं, लेकिन उसका असर जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को भी, सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि जितना कम हो सके उतनी कुदरत के साथ छेड़छाड़ की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं वो एक्चुअल जो है ग्राउंड पे वो काम करें। हम अवेयरनेस प्रोग्राम कराने जाते हैं और वह प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं और वहां हम कचरा छोड़ के आ जाते हैं। खाना पूर्ति ना हो, बाकायदा एकदम सीरियस कमिटमेंट के साथ प्रोग्राम हो। और अगर कोई ऐसा खास मौका है, कोई ऐसी यात्रा का समय है लेकिन वेदर हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमें वहां पर थोड़ा सा प्रशासन को सख्ती से भी काम लेना पड़ेगा, लोगों को रोकना भी शायद होगा ताकि हम जान को जाने से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना खास और कीमती वक्त देने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH पर प्राइम टाइम। मैं हूं विशाल। JKLH पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।